Hello dear students, let's continue with our fifth topic of theme 1 brick beats and bone the हड़प्पन civilization। बच्चों हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है उसका नाम है द फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, कि हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसी थी। बच्चों पहले समझो कि क्राफ्ट क्या होता है। क्राफ्ट होता है जब हमारे पास कोई स्पेशलाइज स्किल्स है, हम उस स्किल को यूज़ करके कुछ प्रीशियस थिंग बना रहे हैं जो दिखने में अच्छी लग रही है, जो डेकोरेटिव है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्राफ्ट। और उस टाइम पे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती है, कौन किन चीज़ों से क्राफ्ट प्रोडक्शन होती है। तो इसमें हम एक केस स्टडी का यूज़ करेंगे जो है चन्नोदारो। चन्नोदारो बच्चों एक सेटलमेंट है, मैंने मैप में मेंशन किया था कि चन्नोदारो के बारे में आपको वहाँ पे जाके देखना है कि चन्नोदारो की लोकेशन क्या है। तो बच्चों जो चन्नोदारो थी बहुत ही स्मॉल सेटलमेंट थी, लेस दैन 7 हेक्टेयर में बनी थी। जब उसको हम कंपेयर करेंगे मोहनजोदारो में जो 125 हेक्टेयर में बनी थी। पर ये जो चन्नोदारो थी ना बच्चों, ये स्पेशलाइज्ड एक सेटलमेंट थी जो किसके लिए बनाई गई थी बच्चों, क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे अलग अलग क्राफ्ट की प्रोडक्शन होती थी, जैसे बीड्स मेकिंग यहाँ पे होती थी, शेल कटिंग होती थी बच्चों, मेटल वर्किंग होती थी, सील मेकिंग होती थी, वेट मेकिंग होती थी, और ये डिफरेंट चीज़ों की मेकिंग यहाँ पे कहाँ पे होती है, चन्नोदारो। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ होता था इन चीज़ की। और बीड्स मेकिंग में डिफरेंट स्टोन्स यूज़ होते थे, जैसे कार्नीलिया, एक तरह का कार्नीलिया एक स्टोन है जो रेड कलर का होता है, जैस्पर है, ठीक है, और क्रिस्टल है, क्वार्ट्स है, स्टेटाइट है जो सॉफ्ट रिवर स्टोन है, और डिफरेंट मेटल्स यूज़ होते थे जैसे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, शेल है, फेनैक है, टेराकोटा है जो हम बर्न्ड क्ले कहते हैं बच्चों। तो ये जो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते थे। तो बच्चों जो डिफरेंट बीड्स भी इससे बनते थे, जैसे कई बीड्स तो बच्चों सिंगल बीड की कुछ बनाया जाता था, या फिर कई बार क्या होता था बच्चों डिफरेंट बीड्स को या डिफरेंट स्टोन्स को एक दूसरे के साथ सीमेंटेड करके एक दूसरे का जोड़ के एक डिफरेंट कलर की डिफरेंट तरह की चीज़ बनाई जाती थी। और कुछ जो बच्चों स्टोन्स होते थे ना उनको बच्चों गोल्ड कैप करके भी एक क्राफ्ट बनाई जाती थी, ठीक है। और ये जो हमें ये क्राफ्ट मिलती हैं, ये हमें चीज़ें मिलती हैं, हमें एन नंबर ऑफ और डिफरेंट शेप्स में मिलती हैं, जैसे डिस्क शेप में, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप में, सेगमेंटेड शेप में, डिफरेंट शेप्स में मिलती हैं। तो बच्चों जो ये बीड्स बने, तो कुछ तो बीड्स थे बच्चे वो जो नॉर्मल प्लेन बीड्स थे, पर कुछ बीड्स के ऊपर हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, या फिर कोई ना कोई डिज़ाइन जो है ना अटैच्ड मिलता है, मतलब बना हुआ मिलता है। और इन जो बीड्स हैं इनको बनाने में डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ होता है। जैसे हमें पता है कि सिटाइट जो है वो सॉफ्ट स्टोन है, उसको हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं। पर कुछ जो हार्ड स्टोन्स होते थे उनके लिए पहले सेटाइट को पाउडर बना के उनकी पेस्ट फॉर्म में बना के उसका एक मोल्ड बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता था, ठीक है, जिसमें डिफरेंट हार्ड स्टोन्स को डाल के उनको ग्राइंड या उनको पॉलिश करके उनको एक शेप दी जाती थी। तो बच्चों जो उस टाइम के ऊपर ये जो मतलब कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के पास जो टेक्निक थी बीड्स मेकिंग की, उसको देख के जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट आज के टाइम पे उनको स्टडी करते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि ये इतने माइक्रो बीड्स, इतने छोटे बीड कैसे इस टेक्नोलॉजी के साथ बना रहे थे, ठीक है। तो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से इन चीज़ों को रिवील करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कार्नीलिया जो रेड कलर का स्टोन था उसको रेड कलर कैसे दिया जाता था, कि कैसे उसके येलोइश रॉ मटेरियल को डिफरेंट लेवल्स पे बर्न करके उसको फायर में डाल के उसके अंदर वो रेड कलर लेके आया जाता था। नोड्यूल्स की बात करें बच्चों, मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, उसको सोफिस्टिकेटेड वेपन से मार के उसकी चिप्स को उतारा जाता था, ठीक है, उसको एक पहले शेप दी जाती थी, पर उसको फिर फाइनल शेप देने के लिए उसकी ग्राइंडिंग, ठीक है, पॉलिशिंग, फिर ड्रिलिंग, ये डिफरेंट चीज़ें की जाती थी। और इस चीज़ के लिए हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल भी मिलती हैं बच्चों कई जगह पे, जैसे चन्नोदारो में हमें स्पेशलाइज्ड, लोथल में, ढोलावीरा में। बच्चों ये जो सारी लोकेशंस हैं मैप में हैं, आपको जाके ज़रूर देखना है। तो और दो सेटलमेंट की और लोकेशंस की बात करते हैं जो है नागेश्वर और बालाकोट। बच्चों ये जो नागेश्वर बालाकोट है ना, जब आप इनकी लोकेशन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सी के कोस्ट के बहुत पास हैं, ठीक है। तो कोस्ट के पास होने से का फ़ायदा क्या है बच्चों, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ शेल और शेल्फ मेकिंग इंडस्ट्री। बच्चों यहाँ पे बहुत ही ईजीली शेल्स मिल जाते थे, ठीक है। और ये जो शेल्स थे बच्चों, ठीक है, इससे क्या बनाया जाता था, इससे बैंगल्स बनाई जाती थी, लैडल्स बनाई जाती थी, इनलेस बनाए जाते थे, ठीक है। और जैसे ये सिमिलरली जैसे चन्नोदारो और लोथल से जो ये फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते थे, तो इनको अर्बन सेंटर में क्या किया जाता था, भेजा जाता था। जैसे मोहनजोदारो में भेजा गया, हड़प्पा में भेजा जाता था। ये तो था बच्चों क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ होती थी, कैसे होती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम अपने जो यहाँ पे ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी इन सेंटर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इन्हें आर्कोलॉजिस्ट को इन सेंटर्स के बारे में कैसे पता लगता है, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट इन सेंटर को फाइंड करने के लिए ना बच्चों क्या करते हैं, वो जब एक्सकावेशन करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, तो वो कुछ चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे रॉ मटीरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, ठीक है,
होल शेल्स, कॉपर ऑर्स एंड टूल्स, अनफिनिश ऑब्जेक्ट और रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। जैसे कहीं पे बच्चों क्राफ्ट की प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पे नेचुरली बात है स्टोन के नोड्यूल्स काफ़ी मिलेंगे, बड़े बड़े स्टोन जिनको काट के कुछ बनाया जाएगा। होल शेल्स, पूरे शेल्स मिलेंगे कि जिनको मतलब कि शेल्स को काट के डिफरेंट चीज़ें, बैंगल्स, लैडल्स, ऐसा कुछ बनाया जाए। कॉपर और मिलेगा क्योंकि कॉपर के भी क्राफ्ट बनाए जाते थे, तो कॉपर और मिलेगा जो रॉ फॉर्म ऑफ कॉपर होती है। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट मिलेंगे जिनको बनाते बनाते उन्होंने उसको अबंडन कर दिया, उसको बनाना छोड़ दिया, अनफिनिश प्रोडक्ट मिलेंगे। या फिर कुछ रिजेक्टेड और वेस्ट मटेरियल मिलेगा कि जैसे किसी बड़ी चीज़ को काट के छोटा चीज़ बनाई जाती है तो उसमें से कुछ वेस्ट बच जाता है। तो जो वेस्ट होता है वो हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है कि यहाँ पे पहले कोई क्राफ्ट की प्रोडक्शन होती थी। इन बच्चों आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि जो वेस्ट होता है ना वो बेस्ट इंडिकेटर होता है क्राफ्ट वर्क का, कि जहाँ भी हम कहीं पे क्राफ्ट बनाते हैं जैसे शेल्स और स्टोन्स हैं उनको कट करते हैं स्मॉल पीसीस में, तो वो जो उसका डिस्कार्डेड वेस्ट होता है ना वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे ही रह जाता है, वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं पे रह जाता है। ठीक है। कई बार ये भी होता है कि कुछ बड़े जो वेस्ट होते हैं उनको फिर से कुछ छोटे वेस्ट बनाने में हेल्पफुल हो जाता है, पर जो मिनी स्क्यूल्स होते हैं ना, मिनी स्क्यूल्स बिट्स होती हैं, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिनका कुछ भी नहीं हो सकता, वो उस जगह पे रह जाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये पहले एक क्राफ्ट प्रोडक्शन की जगह थी। ठीक है। और हमें ऐसे ही जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की जगह है ये डिफरेंट साइट्स पे मिली है, हड़प्पन साइट्स में मिली है। तो ये माना जाता है कि पहले ये जो स्मॉल साइट्स में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थी ये पहले यहाँ पे हुई, फिर ये जो लार्ज सिटीज़ थी जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी शिफ्ट हुई या पहुँची। अब बच्चों हम अपने 6 टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। अभी हमें ये तो पता लग गया कि क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, पर ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल आता था ये कहाँ से आता था। अब हम इसमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वैरायटी ऑफ मटेरियल क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है ये कहाँ से प्रोक्योर किया जाता है, यहाँ तक कहाँ से मिलता था। जैसे बच्चे हमें क्ले की बात करें, क्ले तो हमें लोकली अवेलेबल हो जाती थी। ठीक है। पर जो स्टोन थी, टिम्बर एक तरह की वुड है, और जो मेटल्स थी इसको प्रिक्योर करने के लिए हमें एल्यूविलियल प्लेन से बाहर जाना पड़ता था, या उस टाइम पे जो लोग थे उनको बाहर जाना पड़ता था। टेराकोटा था, टेराकोटा तो बच्चों आपको पता है क्या था, टेराकोटा था बर्न्ट क्ले। ठीक है। जो हार्ड फॉर्म में हो जाती है क्ले उसको हम कहते हैं टेराकोटा। ठीक है। तो जो हम जब टेराकोटा की फिगर्स देखते हैं उसमें से हमें एक फिगर दिखती है बुलोक आर्ट। तो हमें बच्चों ये पता लगता है कि जो उस टाइम पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था ना वो था बुलोक आर्ट। ठीक है। या फिर रिवराइन रूट, रिवर्स के रूट्स जो थे, ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये 2 ही चीज़ें थी जो उस टाइम पे यूज़ होती थी एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक तो था बुलोक आर्ट, ठीक है, और दूसरा था रिवराइन रूट। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, मैंने बताया था आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, कौन सी ऊपर वाली कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ होता था। ठीक है। सच एज क्ले, जो बच्चों जो क्ले थी ये तो हमें लोकली मिल जाती थी, पर जो डिफरेंट जो हड़प्पन लोग थे ये डिफरेंट जो मेटल थे वो अलग अलग जगह से प्रोक्योर करते थे। जैसे नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, ठीक है, मैंने बताया कि ये शेल के लिए फेमस था। ठीक है। शोतोगई हो गया, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान में है। तो ये किसके लिए फेमस है, ये लेपिस लजुली के लिए फेमस है। लेपिस लजुली बच्चों एक तरह का ब्लू स्टोन होता है। ठीक है। बहुत ही प्रीशियस और हाईली वैल्यूएबल स्टोन होता है। ठीक है। और जैसे लोथल में भी ये मिलता है लेपिस लजुली। तो जो कर्नीलिया था, कार्नीलियन स्टोन्स कौन से थे, रेड कलर के स्टोन थे, ये कहाँ पे मिलते थे, भरूच इन गुजरात में मिलते थे। स्टीटाइट जो था ये कहाँ पे मिलता था, ये साउथ ऑफ राजस्थान में, राजस्थान के साउथ में, और नॉर्थ ऑफ गुजरात में, मतलब दोनों के बीच में मिलता था। और जो मेटल्स थे ये कहाँ से मिलते थे बच्चों, ये राजस्थान से मिलते थे। ठीक है बच्चों। ये जहाँ पे ये मेटल्स मिलते थे, यहाँ जहाँ तो उस टाइम के लोग वहाँ पे अपनी सेटलमेंट बना लेते थे। ठीक है। और यहाँ फिर वो क्या करते थे, वो डिफरेंट एक्सपेडिशन, अलग अलग एरिया में एक्सपेडिशन भेजते थे इन द सर्च ऑफ डिफरेंट मटेरियल। लाइक इन खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, खेतरी रीजन है राजस्थान में, वो बहुत फेमस है फॉर द कॉपर, एंड साउथ इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर द गोल्ड। तो बच्चों ये जो डिफरेंट उस टाइम पे लोगों ने अपने एरिया में होते हुए एक्सपेडिशंस भेजे डिफरेंट एरिया में, किसके लिए, कि उनको जो न्यू जो मटेरियल वो प्रोवाइड हो, उनको वो मटेरियल मिले। ठीक है। जो ये जो बच्चे एक्सपेडिशन भेजे गए, इससे क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश हुआ हड़प्पन वैली लोगों में, और जो जिन जगह पे ये एक्सपेडिशन करने के लिए ये लोग गए थे, और उन लोगों के बीच में जो लोकल कम्युनिटी थी। बच्चों हमें ओकेजनली, बहुत रेयरली मतलब कि कोई ऐसा आर्टिफैक्ट मिलता है
ठीक है, जो सेटाइट मतलब कि सेटाइट या माइक्रोबीट हो, मतलब माइक्रोबीट का हो, और वो हमें उन एरियाज़ में मिले जहाँ पे हड़प्पन साइट नहीं थी, ठीक है, या फिर उन एरियाज़ में जहाँ पे ये लोग एक्सपेडिशन करने गए थे, ठीक है। अगर हम खेतरी एरिया की बात करें बच्चों, तो हमें वहाँ पे एक बहुत ही फेमस कल्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं गणेश्वर जोधपुर कल्चर। जो ये बच्चों कल्चर था, इसमें हमें नॉन हड़प्पन पोट्री मिलती है, कि जैसे हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन में पोट्री थी वैसी पोट्री यहाँ पे यूज़ नहीं होती। पर यहाँ पे हमें ना इतने ज़्यादा कॉपर के ऑब्जेक्ट मिलते हैं ना, मतलब इतनी वेल्थ मिलती है हमें इन लोगों की कॉपर की, कि हमें पता लगता है कि ये जो लोग थे ना, ये हड़प्पन वैली लोगों को कॉपर की सप्लाई करते थे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक ये है वर्ल्ड मैप के बारे में, ठीक है। ये है अरेबियन पेनिसुला, ये है मगन एरिया, ठीक है, ये है दिलमुन एरिया, ये है मेसोपोटामिया। सिर्फ बच्चों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैं एरियाज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये बहुत ही फेमस एरियाज़ हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये है मेलुहा, जो से हम हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का एरिया भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। बच्चों इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हड़प्पन वैली के लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, उनका जो कॉन्टैक्ट था वो दूर दूर के लैंड्स के साथ था। बच्चों रिसेंट फाइंड्स में हमें ये पता लगा है कि जो कॉपर था ना, जो कॉपर हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में यूज़ होता है और जो ओमान का कॉपर है, इसमें ना सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। ओमान बच्चों जो है वो ईस्टर्न टिप है अरेबियन वैली पेनिसुला की। अभी आपको पता लगेगा ओमान कहाँ पे है, ठीक है। तो बच्चों ये कहा जाता है कि जो बोथ अमानी कॉपर है और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं, इसमें हमें ना ट्रेसेस मिलते हैं किसके, निकल के, कि दोनों के अंदर निकल है। तो इससे ये पता लगता है कि जो इनकी दोनों के ओरिजिन है ना कॉपर का, वो सेम है, ठीक है। तो बच्चे हमें जो ओमान है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है हड़प्पा के जार्स, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि ये जार्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे, पर ये जो जार्स थे ना, ये बहुत डिफरेंट थे, ठीक है। और ये सिर्फ हड़प्पा जो साइट है वहीं पे पाए जाते थे, ठीक है। ये जो जार भी जो डिफरेंस था वो था कि जो इसके ना बाहरली साइड पे एक थिक लेयर थी ब्लैक क्ले की, ठीक है, उसको कोट किया हुआ था, ठीक है। और ये जो हमें पाए गए, ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, हमें ओमानी साइट्स में मिले हैं। जो पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड, पर्कुलेशन मतलब कहीं किसी ऐसा मतलब कि कोई जार होना जहाँ से पर्कुलेशन होते हो ना, टपकते होना किसी चीज़ का, उसको क्या मतलब कि ये जार इस पर्पज़ के लिए बनाए हुए थे बच्चों, ठीक है। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है जो 3rd मिलेनियम BCE में लिखा गया था, वो रेफ़र करता है जो कॉपर है ना, उस टाइम पे मगन के एरिया से आता था, जो आज के टाइम पे ओमान है, ठीक है। और भी कितनी आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं बच्चों, जैसे हड़प्पन सील्स का इन एरिया में मिलना, वेट्स का इन एरिया में मिलना, बीड्स का इन एरिया में मिलना। तो बच्चों ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि इन एरियाज़ के बीच में कोई कॉन्टैक्ट था। जैसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट ये भी मेंशन करता है कि उन मेसोपोटामिया का इन रीजन के साथ कॉन्टैक्ट का, जैसे दिलमुन बच्चों आइलैंड है बहरीन का, ठीक है। ये प्रेजेंट कंट्री है बहरीन आज के टाइम पे। उसका आइलैंड है मगन जो ओमान है, मेलुहा जो आज का जिसको हम हड़प्पन रीजन कहते हैं। तो और ये सभी चीज़ें यही बच्चों इस चीज़ के ऊपर लाइट ही डालती हैं कि कैसे ये लोग उस टाइम पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। और बच्चों मेसोपोटामियन टेक्स्ट ये भी कहता है जो मेलुहा था ना, इसको लैंड ऑफ सीफर्स कहते थे। सीफेरर्स मतलब एक तरह की सेलर्स हो गए बच्चों, कि जो पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं, इससे ये पता लगता है कि इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन था, ठीक है। और इन चीज़ की डिपिक्शंस हमें किन चीज़ों से मिलती हैं बच्चों, अलग अलग सील से, जिनके ऊपर शिप्स और बोट बने हुए हैं बच्चों, शिप्स और बोट की डिपिक्शन बनी हुई है, ठीक है। ये था बच्चों अभी तक का आपके टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेक्चर। होप यू एंजॉयड इट।